स्वागत है। कभी सोचा है कि लोग जो कहते हैं, क्या वो वाकई वही महसूस करते हैं? कैसे समझें कि किसी के मन में क्या चल रहा है, बिना उनके कहे? आज हम इसी दिलचस्प कला की पड़ताल कर रहे हैं। हेनरिक फिक्सियस की किताब है द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स। उसी से कुछ अहम विचारों पर बात करेंगे। तो आज हमारा मकसद क्या है? मकसद है अशाब्दिक संकेत, मतलब नॉन वर्बल क्यूज, उनको देखना, समझना और इनके जरिए बेहतर मानवीय संबंध बनाना सीखना। ये कोई दिमागी करतब नहीं, बल्कि ध्यान देने और समझने का हुनर है। और शुरुआत करते हैं एक ऐसे आंकड़े से जो बहुत चर्चा में रहता है कि हमारे संवाद का लगभग 93% हिस्सा अशाब्दिक होता है। सोचिए, सिर्फ 7% शब्दों पर। अब इस आंकड़े पर बहस हो सकती है, जाहिर है, लेकिन ये एक जरूरी बात तो उजागर करता ही है कि अगर हम सिर्फ शब्दों पर ध्यान दे रहे हैं तो हम बहुत कुछ छूक रहे हैं। चलिए इसी परत को खोलते हैं। तो ये मन पढ़ना, जैसा कि फिक्सियस बताते हैं, ये कोई जादू टोना तो नहीं है। असल में इसका मतलब क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जादू नहीं है, बल्कि आप कह सकती हैं कि ये गहरी मानवीय समझ का एक तरह का विज्ञान है। फिक्सियस के अनुसार ये है किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखना, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, चेहरे के भाव, हाव भाव, आवाज का लहजा, यहां तक कि सांस लेना भी। हाँ बिल्कुल, सांस लेने का तरीका भी। इनको ध्यान से देखकर ये अंदाजा लगाना कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं या क्या महसूस कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, संवाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा शब्दों के परे होता है। इसमें आवाज का लहजा है करीब 38% और शारीरिक हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज लगभग 55%। तो अगर हम इन पर ध्यान नहीं देते तो हम असल संदेश का एक बड़ा हिस्सा खो देते हैं। हाँ, सही बात है। जैसे कोई दोस्त कहता है, हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल सपाट है, कंधे झुके हुए हैं और वो नजरें मिलाने से बच रहा है। बिल्कुल। शब्द कह रहे हैं हाँ मैं ठीक हूं, पर शरीर चिल्ला रहा है नहीं। रिएक्शन करना। अच्छा, मतलब एक वैज्ञानिक की तरह अपने पूर्वाग्रहों और अनुमानों को साइड में रखकर बस ये देखना कि सामने वाला शारीरिक रूप से क्या कर रहा है, उनकी सामान्य अवस्था में आवाज कैसी होती है, सामान्य बातचीत में उनके हाथ पैर कैसे चलते हैं, और जब कोई संवेदनशील विषय आता है तो क्या बदलता है। इसे फेशियल कैलिब्रेटिंग कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति की सामान्य व्यवहारिक स्थिति, उनकी बेसलाइन, उसको समझना। कैलिब्रेटिंग, अच्छा, मतलब किसी का नॉर्मल क्या है ये जानना। हाँ, ताकि जब वो उससे हटकर व्यवहार करे तो हमें पता चले। बिल्कुल। जैसे अगर कोई सहकर्मी आमतौर पे शांत रहता है, लेकिन आज मीटिंग में बहुत ज्यादा हाथ हिला रहा है, तो ये नोट करने वाली बात है। एकदम सही। ये बेसलाइन समझना बेहद जरूरी है। जब व्यवहार इस बेसलाइन से अलग होता है तभी वो एक महत्वपूर्ण संकेत बनता है, शायद तनाव का या उत्साह का, असहजता का या किसी छिपी हुई भावना का। और यहाँ सहानुभूति मतलब एम्पैथी का रोल आता है। ये तकनीकें दूसरों को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उनसे बेहतर तरीके से जुड़ने के लिए है। मन में एक सच्ची जिज्ञासा होनी चाहिए, इस पल में ये व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा होगा। क्या किताब में इसका कोई ठोस उदाहरण है? शायद किसी मीटिंग वगैरह का जिक्र हो। हाँ, फिक्सियस एक साइलेंट मीटिंग का उदाहरण देते हैं। सोचिए, एक मीटिंग चल रही है और एक मैनेजर है, वो चुपचाप कुर्सी पर पीछे टिक कर बैठे हैं, बाहें सीने पर बंधी हैं और शायद पैर हल्के हल्के थपथपा रहे हैं। ज्यादातर लोग इसे शायद नजरअंदाज कर देंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक कुशल पर्यवेक्षक वो इन संकेतों को एक साथ देखेगा। बंधी बाएं शायद बचाव या असहमति का संकेत, पैर थपथपाना अधीरता या बेचैनी, और चुप्पी शायद विरोध या सही मौके का इंतजार। ये संकेत मिलकर एक कहानी कह रहे हैं। अब अगर आप उनसे सीधे पूछें नरमी से, इस प्रस्ताव पर आपके क्या विचार हैं, तो हो सकता है कि वो खुलकर अपनी बात रखें, जैसा उस उदाहरण में हुआ भी। सिर्फ ध्यान से देखकर आपने कमरे की छिपी हुई गतिशीलता को समझ लिया और संवाद का एक नया रास्ता खोल दिया। ठीक है, तो पहला कदम है ध्यान से देखना, कैलिब्रेट करना। अब सवाल यह है कि हमें क्या देखना चाहिए? शरीर की इस गुप्त भाषा के कौन कौन से हिस्से हैं? आपने माइक्रो एक्सप्रेशंस का जिक्र किया था, ये क्या भला है? चेहरा तो भावनाओं का कैनवस है ना? हमारे चेहरे पर 43 मांसपेशियां हैं जो हजारों भाव बना सकती हैं।
माइक्रो एक्सप्रेशन चेहरे पर बिजली की तरह कौंधने वाले भाव होते हैं, सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से के लिए आते हैं और अनजाने में ये हमारी सच्ची भावना को उजागर कर देते हैं, इससे पहले कि हम उसे छुपा पाएं। अच्छा। हाँ, जैसे कोई आपकी बात पर हाँ में सिर हिला रहा हो, पर एक पल के लिए उसके चेहरे पर घृणा या तिरस्कार का भाव आ जाए। ये एक माइक्रो एक्सप्रेशन है जो बता रहा है कि सहमति शायद सिर्फ दिखावा है। या जैसे भिंचे हुए होंठ या फड़कते नथुने, ये दबी हुई नाराजगी का संकेत हो सकते हैं। बाप रे, मतलब चेहरे पर 1 सेकंड से भी कम समय के लिए सच झलक जाता है। लेकिन क्या ये इतने विश्वसनीय होते हैं? क्या लोग इन्हें भी छुपाना नहीं सीख सकते? हाँ, ये सच है कि अभ्यास से लोग अपने चेहरे के भावों पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन माइक्रो एक्सप्रेशन फिर भी लीक हो सकते हैं, खासकर तनावपूर्ण स्थितियों में। इन्हें पकड़ने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है, ध्यान देने की। फेशियस एक टिप देते हैं, टीवी पर इंटरव्यू या बहस देखते समय आवाज बंद कर दे। अच्छा। हाँ, और सिर्फ चेहरे के भावों पर ध्यान दे, खासकर बातचीत के अहम मोड़ पर। आपको शायद कुछ पकड़ में आए। दिलचस्प। आंखों के बारे में क्या ख्याल है? कहा जाता है आंखें झूठ नहीं बोलती, लेकिन ज्यादा आई कांटेक्ट का मतलब हमेशा ईमानदारी तो नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं। संदर्भ यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है। सीधी और स्थिर नजर आत्मविश्वास दिखा सकती है, सही है, लेकिन कभी कभी ये टकराव या झूठ बोलते समय ज्यादा सचेत होने का संकेत भी हो सकती हैं। बहुत ज्यादा पलके झपकाना अक्सर चिंता या तनाव दिखाता है। कुछ लोग मानते हैं कि दाईं ओर ऊपर देखना मतलब कल्पना करना, शायद कहानी बनाना। हाँ, सुना है मैंने ये। और बाईं ओर नीचे देखना मतलब भावना या याददाश्त तक पहुंचना। लेकिन ये नियम हर किसी पर हर बार लागू नहीं होते। ज्यादा महत्वपूर्ण ये देखना है कि आंखों का व्यवहार कैसे बदलता है। क्या किसी खास सवाल पर नजरें हट जाती हैं? क्या विषय बदलने पर पुतलियां फैलती हैं? ये बदलाव ज्यादा मायने रखते हैं। और हाँ, एक बात और, घूरना नहीं है, सहज नजर रखनी है। सही। और हाथ? फैंसीज कहते हैं हाथ कभी झूठ नहीं बोलते। इसका क्या मतलब है? क्या हाथ हमारी सोच जाहिर कर देते हैं? काफी हद तक हाथ बहुत बहुत अभिव्यंजक होते हैं। खुली हथेलियां दिखाना अक्सर खुलेपन और ईमानदारी से जुड़ा होता है। भिंची हुई मुट्ठियां तनाव, गुस्सा या दृढ़ संकल्प दिखा सकती हैं। जब लोग अनजाने में अपनी गर्दन, चेहरा या बालों को छूते हैं, हाँ, कई लोग करते हैं, वो अक्सर खुद को शांत करने की कोशिश होती है। तनाव, घबराहट या अनिश्चितता का संकेत। उंगली दिखाना थोड़ा आक्रामक माना जा सकता है। हाँ। और हाथों को छुपाना, जैसे जेब में डाल लेना या पीछे कर लेना, ये अक्सर कुछ छिपाने या असहज महसूस करने का संकेत हो सकता है। फेक्शियस इस बात पर जोर देते हैं कि जब लोग सहज और ईमानदार होते हैं तो उनके हाथ आमतौर पर खुले और अभिव्यंजक होते हैं। अगर बातचीत के बीच में हाथ अचानक स्थिर हो जाएं या फिजूल की हरकतें करने लगें, तो ये संकेत हो सकता है कि व्यक्ति जो कह रहा है उसे लेकर वो पूरी तरह सहज नहीं है। और शारीरिक मुद्रा, मतलब पोस्चर, जैसे किसी का आगे झुकना या पीछे हटना, कई लोग मानते हैं कि बाहें बांधकर बैठना हमेशा मतलब है कि व्यक्ति डिफेंसिव है, रक्षात्मक है। क्या ये इतना सीधा है? नहीं, इतना सीधा नहीं है। ये एक आम धारणा है, पर हमेशा सही नहीं होती। आगे की ओर झुकना आमतौर पर रुचि और जुड़ाव दिखाता है, ये सही है। जबकि पीछे हटना या थोड़ा दूर हो जाना वो मूल्यांकन, संदेह या अरुचि का संकेत हो सकता है। बाहें बांधना हाँ, रक्षात्मकता हो सकती है, लेकिन ये ठंड लगने या सिर्फ आराम की मुद्रा भी हो सकती है। कई लोगों की आदत होती है ऐसे बैठने की। अच्छा। इसीलिए कैलिब्रेशन यानी बेसलाइन जानना इतना जरूरी है। अगर कोई हमेशा बाहें बांधकर बैठता है तो ये उसकी आदत है, लेकिन अगर वो अचानक ऐसा करता है जब आप कोई मुश्किल सवाल पूछते हैं तो वो मायने रखता है। और पैरों को मत भूलिए। फेशियस मजाक में कहते हैं कि पैर शरीर का सबसे ईमानदार हिस्सा होते हैं, क्योंकि उन पर हम कम ध्यान देते हैं। सच में? पैर भी? हाँ, लोग अक्सर अपने पैर उस दिशा में रखते हैं जहां वो जाना चाहते हैं या जिस व्यक्ति में उनकी रुचि होती है। अगर किसी का शरीर आपकी तरफ है लेकिन पैर दरवाजे की ओर है, तो शायद उनका अवचेतन मन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, चाहे वो शाब्दिक हो या भावनात्मक। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब हमें सिर से पांव तक ध्यान देना होगा। और सांस लेने का तरीका भी मायने रखता है। हाँ बिल्कुल, सांस हमारी भावनात्मक स्थिति का सीधा प्रतिबिंब होती है।
तेज उथली सांस अक्सर चिंता, डर या उत्साह से जुड़ी होती है। गहरी धीमी सांस आमतौर पर शांति और नियंत्रण का संकेत है। अगर कोई बात करते करते अचानक सांस रोक ले या गहरी सांस भरे तो ये आश्चर्य, तनाव या शायद कुछ महत्वपूर्ण कहने से पहले की तैयारी हो सकती है। ये छोटे छोटे संकेत जैसे जोर से निगलना, एक पैर से दूसरे पर वजन बदलना, होठों का हल्का फड़कना, जब ये अन्य संकेतों के साथ मिलकर देखे जाते हैं ना, तो पूरी तस्वीर ज्यादा साफ हो जाती है। इन सबको एक साथ रख कर देखें तो शायद वो नौकरी के इंटरव्यू वाले उदाहरण पर लौटते हैं। वहां ये सब कैसे दिखेगा? हाँ, उस उदाहरण में देखें, उम्मीदवार शब्दों से आत्मविश्वास दिखा रहा है, मुस्कुरा रहा है, कह रहा है कि वो उत्साहित है ना? हाँ। लेकिन अशाब्दिक संकेत क्या कह रहे हैं? हाथ मेज के नीचे छिपे हैं, शायद कुछ छिपाने की कोशिश। पिछली नौकरी के सवाल पर तेजी से पलके झपकाता है, तनाव। भविष्य के लक्ष्यों पर जोर से निगलता है, असहजता। और पैर दरवाजे की ओर है, जाने की इच्छा। ये संकेत मिलकर एक अलग कहानी सुना रहे हैं, शब्दों के बिल्कुल विपरीत। इसका मतलब ये नहीं कि वो सरासर झूठ बोल रहा है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि वो शायद उतना आत्मविश्वासी या सहज नहीं है जितना जता रहा है। अब आप सीधे आरोप नहीं लगाते, जाहिर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि और गहराई से जानने के लिए सवाल पूछते हैं, जैसे अच्छा, पिछली नौकरी छोड़ने का मुख्य कारण क्या था? और फिर ध्यान से देखते हैं कि शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। ये एक तरह से शब्दों के नीचे चल रही एक समानांतर बातचीत को सुनने जैसा है। ये समझना तो वाकई बहुत शक्तिशाली है। लेकिन फैक्शियस सिर्फ समझने पर नहीं रुकते, वो इस जानकारी का उपयोग संबंध बनाने के लिए करने की बात भी करते हैं। यहीं पर मिररिंग का जिक्र आता है। सुनने में थोड़ा नकल करने जैसा लगता है। हाँ, सतही तौर पर ये नकल जैसा लग सकता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मिररिंग का मतलब है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार, उनकी मुद्रा, हाव भाव, चेहरे के भाव, यहाँ तक कि आवाज के लहजे और सांस की लय की सूक्ष्मता से नकल करना। ये काम क्यों करता है? हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स नाम की कोशिकाएं होती हैं। मिरर न्यूरॉन्स? हाँ, ये कब सक्रिय होती हैं? जब हम कोई काम करते हैं, और तब भी जब हम किसी और को वही काम करते हुए देखते हैं। जब आप किसी को सूक्ष्मता से मिरर करते हैं तो उनके अवचेतन मन को एक संकेत मिलता है, ये व्यक्ति मेरे जैसा है, ये मुझे समझता है। इससे तुरंत एक जुड़ाव और विश्वास का भाव पैदा होता है। हम अक्सर अनजाने में ऐसा करते भी हैं। दोस्त बात करते हुए एक ही तरह झुक जाते हैं, प्रेमी जोड़े अनजाने में एक दूसरे के हाव भाव अपना लेते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति मेरे जैसा है वाला भाव जगाना। लेकिन इसे करते हुए अजीब या बनावटी लगने से कैसे बचें? कोई देख ले कि हम नकल कर रहे हैं तो? बिल्कुल, यही सबसे अहम सवाल है, और इसकी कुंजी है सूक्ष्मता, समय का अंतर और चयन। सब कुछ कॉपी नहीं करना है, वरना आप रोबोट लगेंगे। हाँ, सही। तो कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। मुद्रा से शुरू करें। क्या वे आराम से बैठे हैं या तनकर? क्या वे आगे झुके हैं? आप भी धीरे से वैसी ही मुद्रा अपनाएं। हाव भाव छूने। अगर वे अपने बालों को ठीक करते हैं या हाथ से कोई खास इशारा करते हैं, तो आप कुछ सेकंड बाद वैसा ही कुछ करें, तुरंत नहीं। अच्छा, थोड़ा गैप देकर। हाँ, बिल्कुल। आवाज का लहजा और गति, उनके बोलने की गति और वॉल्यूम से मेल खाने की कोशिश करें। अगर वो धीरे और शांत बोल रहे हैं, तो आप भी अपनी आवाज धीमी रखें। सांस की लय, ये सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है, लेकिन सबसे मुश्किल भी। अगर आप अपनी सांस को उनकी लय के साथ मिला सकें, तो जुड़ाव बहुत गहरा हो सकता है। और नियम याद रखें, सब कुछ कॉपी न करें। 2-3 चीजें चुनें, थोड़ा रुक कर मिरर करें। इसे एक सहज नृत्य की तरह सोचें, फोटोकॉपी मशीन की तरह नहीं। क्या ये सिर्फ शारीरिक हाव भाव तक सीमित है, या हम भावनाओं को भी मिरर कर सकते हैं? भावनात्मक मिररिंग, हाँ, ये असल में सबसे ज्यादा असरदार होती है। फैक्शियस इसे इमोशनल कैलिब्रेशन कहते हैं। ये सिर्फ शारीरिक नकल नहीं है, बल्कि दूसरे की भावनात्मक स्थिति को समझना और उसे ईमानदारी से प्रतिबिंबित करना है। अगर कोई उदास है, तो आप जरूरत से ज्यादा उत्साहित होकर उसे खुश करने की कोशिश न करें, बल्कि शांत सहानुभूति दिखाएं। अगर कोई उत्साहित है, तो आप भी थोड़ा उत्साह दिखाएं। अच्छा, मतलब उनकी भावना के साथ सिंक होना। बिल्कुल। इसका एक अच्छा उदाहरण है पेसिंग एंड लीडिंग। मान लीजिए आपका दोस्त किसी बात पर बहुत तनाव में है, तेजी से कमरे में चक्कर लगा रहा है और जल्दी जल्दी बोल रहा है। हाँ। उसे सीधे शांत हो जाओ कहना अक्सर बेकार जाता है ना? बिल्कुल काम नहीं करता।
फेक्शियस की तकनीक है पेसिंग एंड लीडिंग। पहले पेस करें, उसकी ऊर्जा के स्तर से थोड़ा मेल खाएं, उसके साथ थोड़ा चलें, उसके बाद ध्यान से सुनें, उसी गति से थोड़ा बोलें। जब उसे लगे कि आप उसकी स्थिति समझ रहे हैं, ये हुई पेसिंग। तब धीरे धीरे लीड करें, अपनी गति धीमी करें, अपनी आवाज शांत करें, गहरी सांस लें। बहुत संभावना है कि वो अनजाने में आपकी शांत ऊर्जा का अनुसरण करेगा। पहले जुड़ाव बनाया, फिर दिशा दी। वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। हाँ, और इस तरह मिररिंग से गहरा विश्वास बनता है। सोचिए, आप एक नए क्लाइंट से मिल रहे हैं जो बहुत औपचारिक और रिजर्व्ड है। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा बेतकल्लुफ या ऊंची आवाज में बात करेंगे तो शायद एक दीवार खड़ी हो जाएगी। बेहतर है कि आप शुरुआत में उनकी औपचारिकता को मिरर करें, उनकी शारीरिक दूरी, बोलने का संयमित तरीका। इससे उन्हें सम्मान और समझ महसूस होगी। जब वे सहज महसूस करने लगे, तब आप धीरे धीरे माहौल को थोड़ा और अनौपचारिक बना सकते हैं। ये तकनीक सेल्स, बातचीत, टीम बिल्डिंग, यहाँ तक कि पेरेंटिंग में भी अविश्वसनीय रूप से प्रभावी हो सकती है। नतीजा, दूसरा व्यक्ति महसूस करता है कि उसे देखा और समझा गया है, और वहीं से वास्तविक संबंध शुरू होता है। क्या इससे लोग ज्यादा प्रेरक या प्रभावशाली भी बन सकते हैं? कुछ शोध तो यही कहते हैं। हाँ, शोध ये बताते हैं कि लोग उन लोगों की बातों से सहमत होने या हाँ कहने की ज्यादा संभावना रखते हैं जो उन्हें भले ही अनजाने में मिरर करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह अपनेपन, समानता और समझ का एक अवचेतन भाव पैदा करता है। लेकिन यहाँ फेमकेशियस एक जरूरी चेतावनी देते हैं। लक्ष्य कभी भी जोड़ तोड़ या हेरफेर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है। बिल्कुल, लक्ष्य हमेशा वास्तविक संबंध बनाना होना चाहिए। मिररिंग आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच एक पुल बनाने जैसा है। जब वो पुल बन जाता है तो विचार और प्रभाव उस पर स्वाभाविक रूप से आ जा सकते हैं। प्रभाव दूसरों पर हावी होना नहीं, बल्कि उनके साथ जुड़ना है। इसका कोई और उदाहरण दे सकते हैं? शायद किसी झगड़े या असहमति को सुलझाने में ये कैसे काम आ सकता है? बिल्कुल, मान लीजिए दो सहकर्मी किसी बात पर बहस कर रहे हैं। एक बहुत गुस्से में है, ऊंची आवाज में बोल रहा है, शायद हाथ भी नचा रहा है। दूसरा बचाव की मुद्रा में है, चुप है या धीरे बोल रहा है। अगर आप मध्यस्थता करने चाहते हैं तो गुस्से वाले व्यक्ति को सीधे शांत होने के लिए कहना आग में घी डाल सकता है। इसके बजाय उसकी तीव्रता को थोड़ा मिरर करें, बिना आक्रामक हुए। सीधे खड़े हों, आवाज दृढ़ रखें, ऊंची नहीं, और सबसे जरूरी उसकी भावना को स्वीकार करें। कहें, मैं समझ सकती हूँ कि ये बात आपके लिए बहुत मायने रखती है, या मैं देख रही हूँ कि आप इस बात से कितने परेशान हैं। जब उसे लगेगा कि उसकी भावना को समझा जा रहा है, ये हुई पेसिंग। तब धीरे धीरे अपनी आवाज नरम करें, अपनी शारीरिक मुद्रा थोड़ी शिथिल करें। यह है लीडिंग। अक्सर सामने वाला भी अनजाने में आपकी शांत होती ऊर्जा का अनुसरण करेगा, और तब एक ज्यादा तार्किक बातचीत संभव हो पाएगी। बहुत बढ़िया। हाँ, और फैक्सियस कुछ सामान्य गलतियों के बारे में भी आगाह करते हैं जिनसे बचना जरूरी है, जैसे बहुत ज्यादा या बहुत स्पष्ट मिररिंग। ये बनावटी और अजीब लगता है। हाँ, समय का गलत चुनाव, बहुत जल्दी या बहुत देर से मिरर करना भी पकड़ में आ जाता है। और सबसे जरूरी, बिना सहानुभूति के मिररिंग। अगर आप सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं तो लोग इसे भांप जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनके साथ चालाकी की जा रही है। प्रामाणिकता जरूरी है। बिल्कुल, प्रामाणिकता की कमी नहीं होनी चाहिए। कुंजी है ईमानदारी। इसका इस्तेमाल नियंत्रण के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में जुड़ने की इच्छा से करें। एक अभ्यास टिप है, अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ एक या दो चीजों पर ध्यान दें, शायद उनकी मुद्रा या उनके बोलने की गति। कुछ सेकंड इंतजार करें और फिर उसे सूक्ष्मता से मिरर करें। देखें कि बातचीत की ऊर्जा कैसे बदलती है। आप हैरान रह जाएंगे कि जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें समझा जा रहा है तो वे कितनी जल्दी खुल जाते हैं। तो सार यह है कि दूसरों को समझना सिर्फ कान खुले रखने से कहीं ज्यादा है। ये आंखें खुली रखने, अशाब्दिक संकेतों की सूक्ष्म भाषा को पढ़ने और फिर उस समझ का उपयोग मिररिंग जैसी तकनीकों से वास्तविक संबंध बनाने के बारे में है। हमने आज कुछ मुख्य बातें सीखी। अशाब्दिक संचार का भारी महत्व, किसी की बेसलाइन को कैलिब्रेट करने की जरूरत, शरीर के अलग अलग हिस्सों, चेहरा, आंखें, हाथ, मुद्रा, पैर, सांस के संकेतों को समझना और तालमेल बिठाने के लिए मिररिंग का सावधानी से उपयोग करना। बिल्कुल, शरीर वास्तव में एक खुली किताब की तरह है।
बस हमें उसकी भाषा सीखनी होगी। और जैसा कि फेक्शियस बार बार जोर देते हैं, इसके लिए अभ्यास, धैर्य और सबसे बढ़कर सामने वाले इंसान में सच्ची दिलचस्पी और जिज्ञासा की जरूरत होती है। ये शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि गहरी मानवीय समझ और मजबूत रिश्ते बनाने के लिए है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हमारा शरीर अनजाने में इतनी सारी बातें जाहिर कर देता है, तो हमारी अपनी बॉडी लैंग्वेज दूसरों को हमारे बारे में क्या बता रही होगी, खासकर उन पलों में जब हम खुद पर ध्यान नहीं दे रहे होते। ये एक आईना है जिसमें हम खुद को भी देख सकते हैं, है ना?